वेलकम बैक दोस्तों। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी रिसेंटली अक्टूबर में ही रिलीज हुई। अब आप कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मूवी एक ही टाइमलाइन में नहीं चलती। कभी 2021 की कहानी दिखाई जाती है, कभी 2022 की। मतलब ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए डायरेक्टर भाई साहब ने ये कांड किया, जो स्पेशली मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगा। स्क्रीन पे थोड़ा दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया। अब इस मूवी में भी हमको काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। लास्ट में हमको ये बात पता चलती है कि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है और वो मूवी भी इसी साल रिलीज होने वाली है। इस मूवी का ड्यूरेशन 1.5 घंटे का है, जो मुझे बहुत ही फालतू लगा। ये मूवी भी 1 घंटे की रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खामखा एक्स्ट्रा सीन्स को ऐड किया है। अब मेरे जैसे लेजी बंदे को 1.5 घंटा बहुत ही भारी पड़ा। खैर जो भी हो, आपकी रिक्वेस्ट है, देखना तो पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 2018, जहां पर राशिद चौधरी की बेटी की शादी हो रही है, जिसमें 3000 से भी ज्यादा गेस्ट आए थे। और रफ्सान ने इन सारे गेस्टों को क्या खिलाया था? अपने बीवी का ही गोश्त। और हम ऑडियंस को ये बताने लगता है कि अगर आप पक्के प्लानिंग के साथ अपनी वाइफ को मारना चाहते हो तो आप फेल हो जाओगे। बिना प्लानिंग के साथ अगर आपकी वाइफ को मारना चाहते हो तब भी आप फेल हो जाओगे। इससे अच्छा आप अपनी वाइफ को छोड़ दो या तो फिर कुछ बातें करके सुलह कर लो, लेकिन आप अपनी वाइफ का मर्डर बिल्कुल भी मत करना। और फिलहाल इस होटल में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं कि ये सारे लोग क्या खा रहे हैं। एक है रफ्सान, दूसरा है रफ्सान का चहेता बंदा कमाल। अब शायद कमाल को इंसान का गोश्त खाने की आदत थी, सो वो बिना हिचकिचाए उस गोश्त को खाने लगता है। उसके बाद सीन 2021 में शिफ्ट होता है। जब कमाल आधी रात को रफ्सान के किचन में आता है तो ये देखता है कि रफ्सान एक चेयर से बंधा है। अब इसको बांधने वाला कौन था? निलॉय। सो कमाल नीलाव के डेड बॉडी को देखकर कहने लगता है, अरे ये तो मंजू भाई है। रफ्सान कहने लगता है, मंजू नहीं, निलॉय, जो मुझे मारने के लिए आया था। इसको फटाफट से ऊपर सुलाओ, इसके भी टुकड़े टुकड़े करना है। इस तरह से ये दोनों निलॉय की डेड बॉडी को भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद सीन 1 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर हारून रफ्सान के घर आता है। रफ्सान और बोशा से कहने लगता है कि अभी तक उस लड़की का कोई पता नहीं चला, मतलब रुखया का। लेकिन हमको ये बात पता चली कि रुखया अभी भी ढाका में है। उसी जगह पर वो पुलिस ऑफिसर हारून नूरू को देखता है, जो लास्ट पार्ट में कोमा से बाहर आ गया था। लेकिन कोई भी फायदा नहीं है। कोमा से बाहर आने के बाद नूरू की बोलती ही बंद हो गई। बस ये अपने आंखों से इशारे करता चलता फिरता। हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। सो हारून इसी के इंतजार में होता है कि कब नूरू ठीक होगा, कब ये अपना मुंह खोलेगा। दूसरी तरफ हम रुखया को देखते हैं, जो बुर्का पहनकर अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। एक दिन जब रुखया कुछ लेने के लिए बाहर आती है, 2 पुलिस वाले रुखया को देख लेते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। रुखया उन पुलिस वालों से बचने के लिए एक गली में जाके छुप जाती है। तभी एक और मास्क वाला बंदा रुखया को देखता है और रुखया की हालत को समझकर इसे अपने घर में बुलाता है। इसे पानी वानी देने के बाद कहने लगता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाकर आता हूँ, आप अंदर से लॉक कर लीजिए। ऐसा कहकर वो बंदा रुखया को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। इस तरफ जब रफ्सान नूरू के लिए खाना बना रहा होता है, बोर्शा कहने लगती है कि भैया आप नूरू को दूसरे हॉस्पिटल भेज दीजिए। रफ्सान कहने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि नूरू हमारा ही एक फैमिली मेंबर है, क्या तुम इंसानियत भूल गई? आप इंसानियत की बातें इसी से सीखना है जो इंसानों को खाता है। खैर एक्चुअली रफ्सान नूरू के खाने में एक फंगस को ऐड करते रहता है। इस फंगस से धीरे धीरे इंसान मेंटल हो जाता है, मतलब उसकी याददाश्त धीरे धीरे फेड होने लगती है। नूरू ठीक ना हो इसीलिए नूरू को अपने घर में रखा रफ्सान। और एक्चुअली ये फंगस LSD नाम की एक ड्रग में यूज किया जाता है, जो बहुत ही डेंजरस और कॉस्टली ड्रग है। इसलिए जब कभी भी रफ्सान नूरू के सामने खाना लाता, नूरू उस खाने की तरफ खींचे चले जाता है। मतलब बेचारा नूरू ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका होता है। उसके बाद सीन 2021 में शिफ्ट होता है। एक दिन जब कमाल किसी रास्ते से जा रहा होता है तो कमाल ये देखता है कि 2 बंदे एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हैं। मतलब इस बूढ़े आदमी ने इन दोनों से कुछ पैसे उधार लिया, अब चुका नहीं पा रहा। इस बूढ़े आदमी को डांट डपट रहे होते हैं। सो जब कमाल इस बूढ़े आदमी को देखता है तो कमाल को इसका फादर याद आता है। सो उन दोनों के पैसे चुका देता है और इस बूढ़े आदमी को अपने घर लाता है, कुछ खाना वाना खिलाता है, इससे थोड़ी बातें करता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये 2 पुलिस ऑफिसर्स नीला के बारे में सोचते रहते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में कुछ लड़कियां मिसिंग होने लगी थी। इसके पीछे एक सीरियल किलर का हाथ था। लेकिन ताजुब की बात ये थी कि जो कोई भी लड़की मिसिंग होती, कभी भी उस लड़की की डेड बॉडी ही नहीं मिली। सो हारून यही सोचने लगता है कि नीला का केस भी शायद इसी तरह का है और ये दोनों उस पुलिस ऑफिसर से मिलने का डिसाइड करते हैं जो उस वक्त उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था।
और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड भी हो गया था। इस तरफ ये मास्क वाला बंदा खुद पुलिस को बुलाकर रुकैया को उनके हवाले कर देता है, क्योंकि इस बंदे को रुकैया पर शक था। एक्चुअली इस बंदे का नाम होता है मोन्जू। इस तरफ घर में जब बोरशा नीला की कमरे की सफाई कर रही होती है, सो उसी किताबों में बोरशा को नीला की एक पर्सनल डायरी नजर आती है। मतलब ऊपर कवर कुछ और होता है, अंदर डायरी होती है। अब बोरशा इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ मोन्जू एक अपाहिज बूढ़े आदमी के पास आकर कमाल की फोटो दिखाकर कहने लगता है कि मुझे इस बंदे को ढूंढना है। ये बूढ़ा आदमी मोन्जू से कहने लगता है, अगर ये बंदा जिंदा है तो तुम किसी भी तरह करके इसे फाइंड आउट कर सकते हो। और मूवी के दरमियान में मोन्जू इस बूढ़े आदमी के पास आकर इसकी अपडेट मांगते रहता है। ये बूढ़ा आदमी मोन्जू से कहने लगता है कि मैं अभी तक जिन से कांटेक्ट नहीं कर पाया, कुछ पता चलेगा तो मैं खुद तुमको बुलाकर इसके बारे में बता दूंगा। तो ये सीन थोड़ा मूवी के बीच में होता है। इस तरफ रुकैया को हारून के सामने लाया जाता है। रुकैया यही कहने लगती है कि मैं नीला को नहीं जानती, मैंने नीला को नहीं मारा। हारून कहने लगता है, हाँ मुझे भी पता है कि तुमने नीला का मर्डर नहीं किया। देखो रुकैया, मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, मैं तुम्हारे बारे में रफसान को इन्फॉर्म कर दूंगा। रफसान तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई केस ठोक देगा, इवन मर्डर का भी केस ठोक सकता है, जिस वजह से तुम जेल जा सकती हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम हमारी मदद करो। मुझे भी पक्का यकीन है कि रफसान ने अपनी बीवी नीला का कत्ल किया, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं। सो तुम दोबारा नीला बनकर रफसान के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करो। देखो रफसान एक सेलिब्रिटी है, हम ऐसे ही उसकी घर की तलाशी नहीं ले सकते। सो पहले तो रुकैया इस बात के लिए मानती नहीं, लेकिन बाद में मान जाती है। सो सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है 2021। कमाल ने उस बूढ़े आदमी को अपने घर लाता है, अपना फादर समझकर इसे खाना वाना खिलाता है, थोड़ी देर अपने घर के अंदर रखता है। जब कमाल मौजूद नहीं होता, वो बूढ़ा आदमी कमाल को ढूंढने के लिए जब ऊपर वाले कमरे में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर कमाल आता है और इस बूढ़े आदमी को चुपके से दोबारा नीचे लाता है। मैं इसलिए सीन को आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी बनी रहे। खैर प्रेजेंट डे पर रुकैया नीला के कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए बैंक जाती है। नीला के लॉकर में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर लेती है। उसके बाद वो बैंक मैनेजर रुकैया से कहने लगता है कि मैडम, हमने आपके बताए हुए तरीके पर 1 करोड़ की FDR रफसान के नाम कर दी। रुकैया शॉकिंगली मैनेजर से पूछने लगती है, मेरे बताए हुए तरीके पर? मैनेजर कहने लगता है, हाँ मैडम, एक दिन हमारा एक बैंक एम्प्लॉय आपके पास आकर आपकी सिग्नेचर ली थी ना, वही तो है। आपने सिग्नेचर करने पर ही वो 1 करोड़ की FDR रफसान के नाम ट्रांसफर हो गई। तब जाके रुकैया को समझ में आता है कि पहले ही मुलाकात में रफसान ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि रफसान रुकैया के जरिए से वो 1 करोड़ रुपए हासिल करना चाहता था। सो रुकैया यही बात पुलिस ऑफिसर हारून को आके बताती है। यह जानने के बाद हारून रुकैया से कहने लगता है कि रुकैया, तुमको एक और बार रफसान के घर में एंटर करना होगा। मुझे पक्का यकीन है उसके घर में कोई ना कोई सबूत मिलेगा। रुकैया कहने लगती है कि रफसान जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने जिस 1 करोड़ को हासिल करने के लिए उसके घर गई, उल्टा उसने मेरा ही इस्तेमाल करके वो 1 करोड़ रुपए हासिल कर लिया। तभी हारून को ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि जिस पुलिस ऑफिसर की इनको तलाश थी उसका एड्रेस पता चल चुका है। सो हारून और शाहीन उस पुलिस ऑफिसर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद सीन दोबारा 21 में शिफ्ट होता है। कमाल उस बूढ़े आदमी को अपने घर में खाना वाना खिलाकर उसके घर के पास ड्रॉप करता है, लेकिन तभी कमाल ये देखता है कि वो एक्चुअली कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। ये बंदा कुछ और ही था जो अपना भेष बदलकर कमाल के घर आकर कमाल के सीक्रेट्स को जानना चाहता था, लेकिन इस बंदे से हो नहीं पाया। सो कमाल ये सारी चीजें देख लेता है कि ये बंदा फेक बंदा है। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि उस बंदे का नाम कमरुल है, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। एक दिन कमरुल रफसान से मुलाकात करने के लिए उसके होटल आता है। पूछने लगता है कि आप कमाल को जानते हो? रफसान कहने लगता है, हाँ जानता हूँ, मेरे छोटे मोटे कामों में हेल्प करते रहता है। कमरुल कहने लगता है, हमें शक है कि जो लड़कियां मिसिंग हो गई थी उसके पीछे कमाल का हाथ है। अब वही बता सकता है कि उसने उन डेड बॉडीज का क्या किया। वो आपको बहुत मानता है ना, आप उससे एक बार पूछिए। रफसान कहने लगता है, देखिए ऑफिसर, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार मैं उससे पूछूंगा। खैर प्रेजेंट डे पर हारून और शाहीन उस पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए आते हैं, और वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं कमरुल होता है, जो अब तक पैरालाइज हो चुका होता है। मतलब ये दोनों जिस पुलिस ऑफिसर से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आए हैं वो बात करने के लायक ही नहीं है। हारून जाते आते अपने साथ कमरुल का फोन लेकर जाता है ताकि इससे कुछ पता चले। सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली रफसान को ऑलरेडी पता चल गया था कि कमरुल इसके पास आने वाला है, इसीलिए रफसान ने कमरुल के लिए एक स्पेशल डिश बना के रखा, और वो है इंसान का दिमाग। इंसान की बॉडी में के हर एक पार्ट्स को खा सकते हैं सिवाय ब्रेन के।
इंसान के ब्रेन में क्या क्या मौजूद होते हैं वो भी रफसान हमको एक्सप्लेन करता है। खैर, अगर कमरुल ने कमाल की सच्चाई को जान लेगा तो ऑफकोर्स रफसान की सच्चाई भी बाहर आ सकती है। इसीलिए रफसान ने सोच लिया कि इस पुलिस ऑफिसर को भी इसके रास्ते से हटा देगा। इसीलिए रफसान कमरुल को इंसान का ब्रेन खिलाकर इसको पैरालाइज कर दिया। तभी उसी वक्त हारून रफसान को कॉल करके ये बात बताता है कि आपकी वाइफ नीला वापस आ गई। रफसान और बोर्शा नीला को देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। खैर, प्रेजेंट डे पर बोर्शा नीला की डायरी पढ़ रही होती है तो बोर्शा को अपने भाई के बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चलती है। फ्लैशबैक में एक दिन रफसान ने अपने होटल में कुछ छोटी सी पार्टी वार्टी रखी थी। बहुत सारे लोग रफसान के पास आकर इसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। इसी दरमियान में एक स्टूडेंट नीला की टीचिंग की तारीफ करते हुए रफसान को साइड में हटाकर इन दोनों की फोटो खिंचवाता है। मतलब ये लड़का अपनी और नीला की ही सेल्फी लेने लगता है। अब ये बात रफसान को हजम नहीं होती, सो रफसान गुस्से में आकर मौका देखकर बेचारे उस लड़के का हाथ जला देता है और कहने लगता है कि मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। ये देखकर नीला को पक्का यकीन होता है कि रफसान ने ये चीज जानबूझकर ही किया। उसी तरह एक दिन रात रफसान और नीला के बीच झगड़ा होने लगता है। रिसेंटली रफसान ने नीला का फोन चेक किया था। पता चला कि नीला अपने किसी कजिन से चैट किया। सो रफसान यही बात नीला को बताता है कि तुम किसी से बात ही मत करो। नीला भी कहने लगती है कि मेरी मर्जी, मैं किसी से बात करूं या ना बात करूं, और वैसे भी तुमने मेरा फोन चेक क्यों किया। सो इसी बात को लेकर रफसान और नीला के बीच झगड़ा होने लगता है। झगड़े के दौरान नीला का हाथ जख्मी हो जाता है। मतलब एक कांच का टुकड़ा नीला के हाथ में चुभ जाता है, खून बहने लगता है। रफसान नीला को सॉरी बोलने के लिए उसी कांच के टुकड़े से अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। मतलब रफसान नीला को लेकर इतना पॉजिटिव होने लगता है, सम काइंड ऑफ साइकोपाथ। सो अपने भाई की सच्चाई जानने के बाद बोर्शा भी शॉक में रह जाती है। इस तरफ हारून और शाहीन को कमरुल के फोन में कमाल की फोटो नजर आती है। हारून शाहीन से कहने लगता है कि फौरन इस बंदे के बारे में पता करो, और इसी तरह कमरुल के कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर यह बात पता चलती है कि कमरुल ने रफसान को कॉल किया था। तभी वहाँ पर रुकैया आती है। हारून रुकैया को एक स्प्रे बॉटल देते हुए कहने लगता है कि आज रात रफसान नूरू को लेकर हॉस्पिटल जाने वाला है, उसको घर वापस आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। सो इसी 3 घंटे के दरमियान तुम रफसान के घर जाकर कुछ सबूत को हासिल करो, और तुम्हारे सामने जो कोई भी आएगा इस स्प्रे बॉटल से उसको बेहोश कर दो। देखो रुकैया, अगर ये चांस चला गया तो दोबारा हमारे हाथ नहीं लग सकता। सो फाइनली रुकैया मान जाती है रफसान के घर जाने के लिए। इस तरफ रफसान नूरू को लेकर हॉस्पिटल जाने का नाटक करता है। हालांकि ये नूरू को लेकर हॉस्पिटल नहीं जाता, बस थोड़ी देर बाहर घूमकर दोबारा वापस अपने घर जाता है, क्योंकि रफसान यही चाहता है ना कि नूरू ठीक ना हो। दूसरी तरफ रुकैया रफसान के घर आकर बोर्शा को, वहाँ के काम वालों को स्प्रे मारकर सारे लोगों को बेहोश कर देती है। फटाफट से रफसान के कमरे में जाकर तलाशी लेने लगती है, कुछ सबूतों को ढूंढने लगती है। बहुत तलाश करने पर रुकैया को फाइनली किसी बॉक्स में कुछ पेपर्स मिलते हैं, नीला के हाथ के लिखे हुए पेपर्स। उसके बाद रुकैया रफसान के घर के बाहर आकर हारून को कॉल करके यही बात बताती है कि मेरे हाथ कुछ एविडेंस लगे। तभी कमाल रुकैया को बेहोशी की दवा सुंघाकर इसे किडनैप कर ले जाता है। एक्चुअली रफसान ने बैंक को कॉल करके एक एम्प्लॉय से यही कहा था कि अगर मेरी बीवी बैंक को आए तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। सो जिस दिन रुकैया बैंक गई थी उस दिन एक एम्प्लॉय रफसान को कॉल करके यही बात बताया। सो रफसान को पक्का यकीन था कि रुकैया कुछ सबूत हासिल करने के लिए इसके घर आएगी। सो रफसान एक बॉक्स में ट्रैकर फिट करके उस बॉक्स को जानबूझ के ऊपर ही रखता है ताकि ये बॉक्स रुकैया को मिले। इस तरह से रफसान रुकैया का परफेक्ट लोकेशन पता करके कमाल के जरिए से उसका किडनैप करवा लिया। इस तरफ जब ये बात हारून और शाहीन को पता चलती है, इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं, फौरन रुकैया को ढूंढने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ वो अपाहिज बूढ़ा बंदा मंजू को बुलाकर कमाल का एड्रेस बताता है कि इस एड्रेस पर जाने पर तुमको ये बंदा मिल जाएगा। दूसरी तरफ रफसान और कमाल रुकैया को एक खुफिया जगह पर बांध के रखते हैं। रफसान रुकैया से कुछ बातें करने के बाद कमाल से कहने लगता है कि रुकैया मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, सो इसको तुम थोड़ा ध्यान से काटना और जिंदा ही काटना। इस तरह बोर्शा को नीला की डायरी से ये बात भी पता चलती है कि नीला ने निलॉय नाम के एक बंदे से अफेयर में थी, लेकिन बाद में नीला निलॉय से ब्रेकअप करके अपनी सारी बातें रफसान को बताने का डिसाइड किया। इस तरह से बोर्शा को ये बात पता चलती है कि नीला मिस होने से पहले नीला रफसान से मुलाकात किया, जिसका मतलब इसका भाई रफसान ने ही नीला को मार दिया। इस तरफ कमाल अपनी चाकू वाकू तेज करके रुकैया के पास आता है इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए। रुकैया कमाल से कहने लगती है कि तुम मुझे मत मारो, तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन कमाल को पैसों में इंटरेस्ट कहाँ, कमाल तो आमिस मूवी का फैन होता है। रुकैया की बातों को ना मानते हुए बहुत ही बेरहमी से कमाल रुकैया का एक कान काट देता है और उस कान को चाटने भी लगता है। यक।
उसके बाद जब कमाल रोकेया का हाथ काटने ही वाला होता है, रोकेया के पास ऑलरेडी एक छोटी सी चाकू होती है। रोकेया उस चाकू की मदद से कमाल को बार बार स्टैब करके उसे मार ही देती है। इस तरफ बोरशा उस डायरी को लेकर जब पुलिस के पास जाने ही वाली होती है, अचानक से हारून रफसान के घर आता है। जब बोरशा हारून को वो डायरी दिखाने ही वाली होती है, वो एक्चुअली डायरी नहीं होती, वो तो कुछ और ही किताब होती है। एक्चुअली रफसान ने बोरशा को कुछ किताबें पढ़ते हुए देखा था, हालांकि बोरशा को किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए रफसान ने उस डायरी को एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद हारून बोरशा से कहने लगता है कि हम लोगों को नीला का सुसाइड नोट मिला और उस सुसाइड नोट में नीला ने ये लिखा कि उसकी सुसाइड की वजह आप हो, इसीलिए हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। बात ये थी पास्ट में बोरशा और नीला ये दोनों रफसान के साथ बहुत प्रैंक किया करते थे। एक दिन इसी प्रैंक के दौरान नीला ने अपना एक सुसाइड नोट लिखा था। उस वक्त रफसान ने नीला को वो सुसाइड नोट अपने पास रखकर अब इस्तेमाल किया। मतलब रफसान ने ही अपनी बहन बोरशा को इस केस में फंसाया। खामखा बेचारी बोरशा जेल चली जाती है। दूसरी तरफ मोंजो वो प्लेस आता है जहाँ पर कमाल होता है। यहाँ आने के बाद ये देखता है कि यहाँ पर रोकेया भी है। मोंजो फौरन कमाल को होश में लाकर लबोनी के बारे में पूछने लगता है कि लबोनी कहाँ पर है। कमाल कहने लगता है कि मैंने लबोनी को मार के खा लिया, वो तो कब का टट्टी बन के निकल गई। इस तरफ जब रफसान नीला की डायरी को पढ़ने लगता है तो इसको एक और सच्चाई के बारे में पता चलती है कि एक्चुअली नीला माँ बनने वाली थी, इसीलिए नीला ने नीलॉय से ब्रेकअप कर लिया ताकि नीला रफसान के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करे। तभी एक अनजान बंदा रफसान के सर पर गन पॉइंट आउट करता है। वो बंदा और कोई नहीं, इसका ड्राइवर नूरू होता है। नूरू रफसान से कहने लगता है कि मैंने कभी तुम्हारा खाना खाया ही नहीं, बस खाने का नाटक किया। जब मैं कोमा से बाहर आया मुझे पता चल गया था कि मेरा एक्सीडेंट करवाने वाले तुम ही हो। मैं परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा था, अब तुम मेरे हाथ लगे। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मोंजो और कमाल की कहानी क्या है यह हमको दूसरे मूवी में पता चलेगा, वो मूवी भी मैं लाऊंगा जरूर, स्टे ट्यून। अब इस पुनर्जन्म का चौथा पार्ट शायद दिसंबर में आने वाला है। चौथे पार्ट में और थोड़ा सस्पेंस और ट्विस्ट रहेगा तो और भी मजा आ जाएगा। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।